हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। देखिए, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोहर मॉडल का 5वां पॉइंट। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने 4 पॉइंट डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं। अब मैं बात करने वाला हूं 5वां पॉइंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ग्राउंड स्टेट जो होता है GS, जो कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट है ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। कहने का मतलब ये है कि इधर ध्यान दीजिए, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। तो पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उसके पास जो एनर्जी रहेगी वो सबसे लोएस्ट रहेगी, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट, जो कि किस में रहेगा? n=1 में। किस में रहेगा? n=1 में, ठीक है। ये n= क्या होता है? 2 होता है। ये क्या होता है? n=3। क्लियर? तो पहला स्टेट जो है वो कौन सा रहेगा? ग्राउंड स्टेट रहेगा, और एनर्जी क्या रहेगी? सबसे लोएस्ट रहेगी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। क्लियर? इसके बाद वाला जो आता है एक्साइटेड स्टेट आता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ES बोलेंगे। क्लियर? एनर्जी स्टेट अदर देन लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज नोन एज ES। मतलब ये कि ये पहले वाले को छोड़कर बाकी जितने भी क्या आएंगे? स्टेट आएंगे, जो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट, मतलब ES, ठीक है। इसको छोड़कर बाकी जितने, जैसे कि मैं लिखा हुआ हूँ n=2, n=3, n=4 डॉट 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 n=इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बताओ कौन सा होगा, तो कौन सा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा? पहले वाला जो है वो क्या होगा बताइए? पहले वाला जो है ग्राउंड स्टेट होगा, दूसरे वाला क्या होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब ये पहला वाला जो है ये है आपका ग्राउंड स्टेट। क्लियर? ये है आपका ES1, ये है आपका ES2। मतलब ES1 मतलब एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये वाला हो गया n=2। अगर आपसे थर्ड पूछ लिया जाए एक्साइटेड स्टेट तो कितना हो जाएगा? 4। अगर फिफ्थ पूछ लिया जाए आपसे एक्साइटेड स्टेट तो n= कितना हो जाएगा? 6। अगर 10th पूछ लिया जाए एक्साइटेड स्टेट तो n= कितना हो जाएगा बताइए? 11। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये था मेन पॉइंट 5th पॉइंट था। इससे पहले वाले वीडियो में मैं 4 पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। किसका? बोहर मॉडल का। क्लियर? बोहर मॉडल का मेन पॉइंट जो है 7 है। 7 को डिस्कशन करने के बाद हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे, जैसे कि रेडियस ऑर्बिट का कैसे निकालना है। ये ऑर्बिट है तो पहले ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, दूसरे ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, तीसरे ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, हर एलिमेंट्स का निकालेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब जितने हैं, धीरे धीरे ये भी हम लोग चीजें सीखेंगे। क्लियर? तो देखिए, ये हो गया आपका क्या? लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज नोन एज। कहने का मतलब है कि लोएस्ट एनर्जी से जो अलग हो, अदर देन, मतलब इसको छोड़कर, लोएस्ट को छोड़कर बाकी जितने भी होंगे सारे क्या होते हैं? एक्साइटेड स्टेट होते हैं। बहुत आसानी से आप समझ पाए होंगे, ठीक है। बहुत साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। अब हम लोग 6ठा पॉइंट देखते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 6 नंबर पॉइंट। इलेक्ट्रॉन विल जम्प टू एनी हायर लेवल फ्रॉम द लोअर लेवल। कह रहा है इलेक्ट्रॉन विल जम्प टू एनी हायर लेवल फ्रॉम लोअर लेवल। फ्रॉम लोअर लेवल का क्या मतलब है? मतलब लोअर लेवल जिसमें एनर्जी है उससे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? हायर लेवल पे जाएगा। हायर लेवल का यहाँ मतलब ये है कि लोअर लेवल एनर्जी से कूद के किस में चला जाएगा? जंप करके हायर लेवल में चला जाएगा। थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, पहले सुन लो से, ठीक है। फिर से सुन लो एक बार और। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विल जंप टू एनी हायर लेवल फ्रॉम लोअर लेवल बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम ए सुटेबल फोटोन। किससे क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद उसके पास एनर्जी आ जाएगी। किसके पास? इलेक्ट्रॉन के पास। जंप करके लोअर लेवल से किस में चला जाएगा? हायर लेवल में। यहाँ लोअर लेवल का मतलब है जिसके पास एनर्जी कम होगी, हायर का मतलब है जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। फ्रॉम फोटोन, कहाँ से एनर्जी लेगा वो? फोटोन से लेगा। फोटोन क्या होता है? एक्साइटेशन में रहता है, एक्साइटेड रहता है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन विल रिटर्न टू एनी लोअर लेवल फ्रॉम हायर लेवल बाय रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फिर से सुन लो, जब लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएगा तो फोटोन से एनर्जी को क्या करेगा वो? बताओ। एब्जॉर्ब करेगा, लेगा।
ठीक। और वही अगर हायर लेवल से लोअर लेवल पर अगर जंप करके आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। किसके फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान पॉइंट था। ठीक है, छठा पॉइंट, इसमें देखो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी रिलीज दोनों बराबर होंगे। एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी रिलीज दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। और कितने होंगे, चेंज इन एनर्जी। ठीक है, चेंज इन एनर्जी का मतलब क्या होता है, En2 माइनस En1। यहाँ पे N2 क्या है, N2 है हायर लेवल और N1 क्या है, लोअर लेवल। जैसे कि समझा देते हैं, ध्यान दो। ये एक सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 2 है। तो पहला ये वाला सेल नंबर 1 को क्या बोलेंगे, n=1। सेल नंबर 2 को क्या बोलेंगे, n=2। क्लियर। तो एनर्जी का जो चेंज होगा वो क्या होगा, En2 माइनस En। मतलब ये कि दूसरे जो ऑर्बिट है या सेल बोलोगे, दूसरा सेल जिसको n=2 भी बोलते हैं या KL बोलते हैं, K इसको बोलते हैं L सेल भी बोल सकते हो। तो n=2 की जो एनर्जी होगी ज्यादा होगी। ठीक है, जंप करके आया, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर दिया, किस पे आ गया, दूसरे वाले सेल में आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी, एनर्जी की चेंजिंग आएगी। उसी को हम लोग एनर्जी एब्जॉर्ब या क्या बोल देंगे, एनर्जी रिलीज बोल देंगे। ठीक है, अगर लोअर से हायर पे आएगा तो फोटोन से एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर हायर से लोअर पे गया तो एनर्जी को क्या कर देता है, रिलीज। किसके फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में। क्लियर यहाँ तक। चलो अब आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। N2 जो है किससे बड़ा होगा, N1 से। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, एनर्जी भी ज्यादा होगी। N1 की एनर्जी कम होगी, N2 की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कशन करेंगे आने वाले क्लासेस में। ठीक है, अब देखिए चेंज इन एनर्जी जो है कितनी हो जाएगी, En2 माइनस En1। मतलब ये दूसरे वाले सेल जो है n=2, उसकी एनर्जी घटा देंगे पहले वाले की एनर्जी से, तो क्या आ जाएगी, चेंज इन एनर्जी आ जाएगी। जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब बोल सकते हैं या एनर्जी रिलीज बोल सकते हैं। ठीक है, और हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी से। E क्या होता है, h न्यू, दैट इज इक्वल टू hc/λ। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, चेंज इन एनर्जी दैट इज इक्वल टू En2 माइनस En1 दैट इज इक्वल टू h न्यू दैट इज इक्वल टू hc/λ। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। होप सो आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, बहुत आसान पॉइंट था। और इसको हम लोग डिटेल में समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं डायग्राम के थ्रू आपको इसको बताता हूँ। इस तरह से नहीं, थोड़ा और अच्छे से डायग्राम से, ताकि इस पॉइंट को आप लोग और डिटेल में समझ सको। ठीक है, तो यहाँ जो मैं लिखा दिया हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मिटा के मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, चलिए नीचे का मिटा देता हूँ, ये रहने देता हूँ। देखो लेट अस सपोज, मान लो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है, ये तीसरा सेल है, तीसरा सेल है। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे सेल हो सकते हैं। मान लीजिए एक और सेल है, चौथा सेल। ठीक है, लेट अस सपोज एक और सेल ले लेते हैं, चौथा सेल। अब देखो लेट अस सपोज, मान लीजिए कि पहले वाले सेल में यहाँ इलेक्ट्रॉन है। पहले वाले सेल में यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये सेल नंबर 1 हो गया, ये सेल नंबर 2 हो गया, ये सेल नंबर 3 हो गया और ये सेल नंबर 4 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जिसका एक और नाम होता है KL, M और N, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, बेसिक चीज है, इसमें कोई टफ चीज नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके पहले वाले सेल से दूसरे वाले सेल में जा रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगी कि क्या होगी बताओ। इसमें पहले वाले सेल से इसमें जा सकता है, पहले वाले सेल से इसमें भी जा सकता है, पहले वाले सेल से इसमें भी जा सकता है। तो ये बताओ, पहले वाले सेल से दूसरे में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया, इसमें क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा कि एनर्जी की रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी बताइए, सोचिए सोचिए। अरे यार एनर्जी इसमें क्या होगा बताओ। एनर्जी जो है इस केस में
एनर्जी जो है क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। अभी बताएं, देखिए यहाँ पढ़ लो एक बार। इलेक्ट्रॉन विल जम्प टू एनी हायर लेवल फ्रॉम लोअर लेवल। लोअर लेवल से किस में जा रहा है, हायर लेवल में, तो क्या करेगा, बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सुटेबल फोटोन। क्या करेगा यहाँ पे, एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होगी और किससे, फ्रॉम फोटोन। किस केस में, जब इलेक्ट्रॉन जो है पहले वाले सेल से जंप करके दूसरे में जाए, या तीसरे में जाए, या चौथे में जाए, या पांचवें में जाए, किसी में भी जा सकता है। मतलब ये ग्राउंड स्टेट, इसको हम लोग अभी डिस्कशन किए थे, इसको क्या बोलते हैं, पहले वाले को ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से अगर किस में जाए, एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, तो ये क्या कहलाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। क्या है ये, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। क्लियर, एक्साइटेशन भी बोल सकते हो, ज्यादा सुटेबल वर्ड यहाँ पे एक्साइटेशन हो सकता है, एक्साइटेशन। ठीक है, तो इसमें एनर्जी क्या, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक्साइटेड है, एक्साइटेशन में है। ठीक है, क्लियर। अब देखो दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक, यहाँ से पहले वाले में आ गया, ठीक है, इसके बाद मतलब चौथे वाले सेल से पहले में आ गया, फिर अगर एक और केस बन सकता है, तीसरे से पहले में आ गया, फिर दूसरे से पहले में आ गया। तो इस केस में क्या होगा बताओ, तो अभी मैं लिखाया हुआ हूँ, और एंड इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू एनी लोअर लेवल फ्रॉम द हायर लेवल बाय रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करके मूव करेगा, मतलब जंप करेगा। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, सॉरी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। क्लियर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस केस में मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल में जा रहा है, तो इस केस में एनर्जी की क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी बताइए, एनर्जी जो है रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। क्लियर, तो बहुत बेसिक चीज है, जिसको हम लोग डी एक्साइटेशन भी बोलते हैं, डी एक्साइटेशन। अब इसमें एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, तो एक्साइटेशन होगा कि क्या होगा बताओ, डी एक्साइटेड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डी एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हायर से किस में जा रहा है, लोअर लेवल में जा रहा है। अरे समझ में आ रहा है, बताइए, बहुत आसान चीज है यार, कुछ भी नहीं है, बेसिक चीज है, और बहुत अच्छे से डिटेल में आपको मैं समझा पा रहा हूँ जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट हो तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसको सुधार कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें देखो, अब एनर्जी जो रिलीज होगी तो किसके फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन के फॉर्म में ये क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, डी एक्साइटेशन हो ही गया। क्लियर, यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होगा, बाकी आगे का डिस्कशन करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा देखो, एक पॉइंट इसमें रह गया था, एनर्जी जो है, एनर्जी लेट अस सपोज N1 से N2 जा रहा है, N1 से N2, तो क्या होगा, लोअर लेवल से हायर लेवल जब जाएगा तो क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। इसमें एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। क्लियर, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर N2 से N1 गया तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। क्लियर, एनर्जी रिलीज होगा, अभी समझा ही दिए। और दोनों केस में लेमडा जो होगा क्या होगा, वेवलेंथ, दोनों केस में सेम होगा। मतलब लेमडा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा 2। ये क्वेश्चन जो है आ सकता है नीट में, थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन। इसमें दोनों केस में रिलीज हो, या ये दोनों में, जैसे कि N1 से N2 जाए तो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। N2 से N1 जाए, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। लेकिन दोनों केस में वेवलेंथ जो है सेम ही होगा। अगर N1 से N2 जंप करके क्या चाहे, N2 से N1 जंप करके आया इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में वेवलेंथ क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, ये छठा पॉइंट था, इसको मिटा के मैं सातवां पॉइंट लिख कर फिर डिस्कशन करता हूँ। सातवां पॉइंट देखिए, जो कि लास्ट पॉइंट है, बोहर मॉडल का सबसे मेन पॉइंट और लास्ट पॉइंट है। ठीक है, मेन पॉइंट तो सभी हैं, लेकिन ये क्या है, हम लोगों का लास्ट पॉइंट है, 7th पॉइंट।
To maintain constant circular motion of electron, necessary centripetal force is balanced by electrostatic force of attraction between the nucleus and electron. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। ये सर्कुलर मोशन में कब घूमेगा बताओ? जब इसके बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स मान लो एक बार लगा है, ठीक है, फोर्स ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। जब दोनों इक्वल होंगे तभी तो जाके ये बैलेंस होगा। समझ में आ रहा है? इतना बेसिक चीजें आपको आती होंगी, मान के चल रहा हूँ। फिर से सुन लो, ये सर्कुलर पाथ में कब घूमेगा? जब ये फोर्स और ये फोर्स, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तभी जाके क्या होगा? ये सर्कुलर पाथ में घूम सकता है। यही कहना चाह रहे हैं कौन? बोहर साहब, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। मान लो कि इसका रेडियस कितना r है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? mv²/r। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा बताइए? Q, अगर मान लो ये हो गया Ze। Q क्या है? चार्ज। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये तो बेसिक चीज है, ये भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्स कितना हो जाएगा? हम फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², ठीक है। Q1 डिवाइडेड बाई r², ये भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे ZE इंटू क्या होगा? E, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? r², ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ZE² डिवाइडेड बाई r², ठीक है। दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, ये सर्कुलर पाथ बनाने के लिए क्या होना चाहिए? FC = FT होना चाहिए। दैट मीन्स mv² डिवाइडेड बाई r, दैट इज इक्वल टू ZE² डिवाइडेड बाई r², ये होना चाहिए। तभी जाके क्या होगा? सर्कुलर पाथ में ये मूव कर सकता है कौन? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना तो सबको बेसिक समझ में आ गया होगा। ये हम लोग मान लिए दूसरा। क्यों दूसरा मान लिए? क्योंकि इससे पहले हम लोग पॉइंट जो बनाए थे, अगर आपको याद होगा, एक में पॉइंट बताया था mv/r = NH/π। ये मैं पहला पॉइंट बताया था जब हम लोग मोमेंटम पढ़ रहे थे। जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मोमेंटम। सबसे मतलब चौथा पॉइंट एक बार याद करना। चौथा पॉइंट बताया था आपको mv/r = NH/π। ऐसा मैं लिखा था 2π, ऐसे लिखा था mv/r = N/h/2π, ठीक है। आपको ये बताया गया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्या होता है? h/2π होता है। कौन बोला था? ये बोहर साहब ने बोला था। तो एक ये इक्वेशन हो गया और एक ये इक्वेशन हो गया। यही दोनों इक्वेशन से बोहर साहब ने बहुत सारा कैलकुलेशन किया था, अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। यही दोनों इक्वेशन से, तो हमारे पास दो इक्वेशन है। कौन कौन? इधर लिख देता हूँ, mv/r = N/h/2π, ठीक है, h/2π। एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम लोग सीख सकते हैं यही दो इक्वेशन से। आपको बता देना चाहता हूँ। ऑर्बिट का रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं, अभी मैं सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेशन किया जाता है ऑर्बिट निकालने का। इसके अलावा वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने वेलोसिटी से मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, ठीक है। दूसरा चीज, तीसरा ये कि एनर्जी निकाल सकते हैं कि पहले अगर सेल में रहेगी, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कितनी एनर्जी होगी, वही जंप करके दूसरे सेल में चला गया तो कितनी एनर्जी होगी, फिर जंप करके तीसरे सेल में चला गया तो कितनी एनर्जी होगी, फिर जंप करके पांचवें सेल में चला गया तो कितनी एनर्जी होगी। ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे अभी, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त ये बोहर मॉडल है, मजा आता है पढ़ने में। मुझे तो बहुत पढ़ाने में भी मजा आता है, आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये तो मुझे बहुत मजा आता है, जबरदस्त चीज है, ठीक है। इसके बाद पांचवा पॉइंट था, ये पॉइंट खत्म हो गया है। इसके बाद हम लोग समझेंगे अभी कैसे दोनों इक्वेशन को यूज करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये लास्ट टॉपिक है आज का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रेडियस, अभी मैं बताऊंगा कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा,
ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन हम लोग अभी करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। आज हम लोग पढ़ेंगे nth ऑर्बिट रहेगा। nth ऑर्बिट का मतलब है कुछ भी ले सकते हैं, n = 1, n = 2, n = 3, n = इनफाइनाइट, जितना लेना है आप ले लीजिए। उसका हम लोग एक ही साथ फॉर्मूला निकाल देंगे और आसानी से हम लोग क्वेश्चंस वगैरह आएगा तो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा, इतना टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। क्लियर? तो चलिए, यह था 7th पॉइंट। होप सो आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। ये Q = ZT क्यों हुआ, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको खुद से समझना है कि ZT क्यों हुआ, क्योंकि सब चीज़ें टीचर नहीं बता सकता। मैं ऑलरेडी ये बताया भी हूँ, हमारी वीडियो अगर आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी बताया था आपको, बेसिक चीज़ जब मैं पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो ये ऑलरेडी बताया हुआ हूँ। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ, तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से डिटेल में समझ लीजिए। बाकी हम लोग दो ही इक्वेशन को और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। ये दोनों पॉइंट तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। mv = NH/2π, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी मैं मेन पॉइंट में ये भी बताया था आपको, तो पॉइंट नंबर 4 में ये हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया mv²/r दैट इज इक्वल टू ZT स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये भी अभी जस्ट डिस्कशन किया था पॉइंट नंबर 7। ठीक है, तो इस पॉइंट से ये दूसरे इक्वेशन से हम लोग ये कह सकते हैं mv², ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ZT स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो mv² इक्वल टू ZT स्क्वायर में क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। nth ऑर्बिट का हम लोग रेडियस सीखने वाले हैं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, mv r = NH/2π। इससे हम लोग ये बोल सकते हैं mv, सिर्फ हम लोग अगर v निकालना चाहें, सिर्फ यहाँ पे v, तो v कितना हो जाएगा बताओ, NH/2π इंटू क्या हो जाएगा mr हो जाएगा कि नहीं। mr ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा v निकल जाएगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? बहुत आसान चीज़ है। अब ये जो v है, v जो निकाल लिए हैं, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो v निकाले हो, आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए हैं। क्या लिख सकते हैं, m इंटू v जो है कितना है NH/2π इंटू 1/mr का क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ZE² डिवाइडेड बाई r। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो फर्दर जब सिंप्लीफाई करोगे इसको, चलो थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन करके बता भी देता हूँ। अच्छा चलो यहाँ पे पूरा लिख भी सकते हो, mv²/r भी लिख सकते हो। ठीक है, mv²/r, तो यहाँ r भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या होगा r² हो जाएगा। सेम बात है, अगर यही डायरेक्ट इक्वेशन यूज करना चाहते हो, ये नहीं करना चाहते हो, तो लिख सकते हो यहाँ पे क्या m/r, और ये क्या हो जाएगा v के जगह पे क्या यूज कर लेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग ये जो निकाले इसको यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इक्वल टू क्या आ जाएगा ZT² डिवाइडेड बाई r²। अरे r से r तो ये कैंसिल होगा ही ना, सेम बात है। ठीक, अब देखो m इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा n² डिवाइडेड बाई 4π² इंटू क्या होगा m² r² दैट इज इक्वल टू ZT² डिवाइडेड बाई r। ठीक है, अब यहाँ से m से ये m कैंसिल, r से ये r कैंसिल। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को ये समझ में आएगा कुछ तो गड़बड़ है दया नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है, r यहाँ बचा है, देख रहे हो ना, ये एक r बचा है। तो ये r हम लोग इधर जब लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, अरे इसको इधर लेके जाओ, इसको डिवाइड कर दो,
तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू 1/m, और ये आ जाएगा नीचे कितना हो जाएगा 1/ZE स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? ये आर निकल गया आपका, ठीक है, ये आर निकल गया। इसको और अच्छे से आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, इसको और अच्छे से लिखना है तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आप ऐसे लिख सकते हो 4 पाई स्क्वायर इंटू MZE स्क्वायर। एक ही में मिला दिए, अरे ये जो है ना सबको एक ही में मिला दिए, तो 4 पाई MZE स्क्वायर एक ही में मिला दिए, ठीक है। तो ये आपका आ गया आर का वैल्यू, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर MZE स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान चीज़ है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इधर आप लोग देख सकते हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, आर जो आई है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है 4 पाई चलो थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 4 पाई M E H, ये सब क्या है? कांस्टेंट है, ये सब क्या है? कांस्टेंट, और सबकी वैल्यू हमें पता है। यहाँ पे M क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है, ठीक है। 4 पाई की वैल्यू हमें पता ही है, 4 इंटू 4 पाई एक ही में 4 पाई, ठीक है, 4 इंटू पाई, ये इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, ये है आपका 4 पाई, इसकी वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, ठीक है, और ये मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻90, एच की वैल्यू पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ये जितने हैं कांस्टेंट, सबको क्या करना है? इसमें पुट कर देना है। सबको जब पुट करोगे, और एन और जेड क्या है आपका यहाँ पे? एन और जेड ये आपका वेरिएबल है, क्या है? वेरिएबल, तो इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। जब सबको पुट करोगे, पुटिंग ऑल वैल्यूज, पुटिंग ऑल कांस्टेंट वैल्यूज, जब सब पुट कर दोगे, ये जो 4 पाई है, M है, इलेक्ट्रॉन है, H है, भाई अब देखो कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, तो पुट कर करके हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट में ये आपको याद भी नहीं करना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर MZE स्क्वायर। मुझे पर्सनली नहीं याद है भाई, तो आपको मैं खुद ही नहीं सजेस्ट करूँगा, याद करिए, ठीक है। याद करने से इसको कोई फायदा नहीं है। अगर आपको याद हो गया तो अच्छी बात है, वैसे भूल भी जाओगे 1-2 दिन में, अच्छी तो बात है लेकिन भूल जाओगे, इसको याद करने का कोई मतलब नहीं है। और रहा बात कि भाई बता क्यों रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ कि एक टीचर के नाते ये बताना पड़ता है, नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत है। अब देखो जितने वैल्यूज है कांस्टेंट सब पुट कर दोगे, तो आर की जो वैल्यू आएगी, स्मॉल आर की वैल्यू, ये आपकी आ जाएगी, जिसको हम लोग आर एन लिख सकते हैं। एन क्यों? एन टर्म, ठीक है। आर एन की वैल्यू आएगी 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। याद आपको रखना पड़ेगा ये फार्मूला, फिर से बता देता हूँ। आर एन का फार्मूला जो होता है, आर एन का ये आता है, सब वैल्यू पुट करने के बाद, एन तो वेरिएबल है, इसको नहीं पुट कर सकते हैं, एच कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पुट करो, 4 पाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट करो, और ये मास जो है इलेक्ट्रॉन का, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। जेड ये है वेरिएबल, इसको छोड़ दो। इलेक्ट्रॉन में क्या है? इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे चार्ज की बात की जा रही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ये भी क्या है? कांस्टेंट, क्लियर। अब वैल्यू जब पुट करोगे तो 0.529 इंटू जेड इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा? जेड। किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है आपको रट लेना है, याद कर लेना है। फिर से सुन लीजिए, आर एन मतलब क्या? nth ऑर्बिट का रेडियस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ सेल है या नंबर ऑफ ऑर्बिट है। जैसे कि
n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। जेड क्या है यहाँ पे, जेड क्या है बताओ, जेड तो सबको पता होगा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन करेंगे तो जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कैलकुलेशन कैसे करना है बाकायदा सब हम लोग अच्छे से सीख लिए हैं। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा और अच्छे से चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि कुछ डायग्राम बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा कर कुछ डायग्राम एक दो हैं उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, काम का जो चीज़ है उसको रहने देता हूँ। जैसे काम का हमारा चीज़ क्या है, ये जो हमें रिजल्ट आया वही काम का चीज़ है, तो रिजल्ट जो आया है उसी से हम लोग को मतलब है। बाकी तो बस एक टीचर के नाते आपको बता दिया, सिर्फ रिजल्ट लिख देंगे तो आप भी बोलोगे कैसा टीचर है, सिर्फ रिजल्ट लिख दिया। ठीक है ना। अब देखिए आर एन इक्वल टू क्या होगा, 0.529 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, एंगस्ट्रॉम में होता है। तो आर एन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। ठीक है, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, यहाँ तक क्लियर। अब देखो जब n बढ़ेगी, n मतलब n इक्वल टू 1 2 2 3 बढ़ती जाएगी तो आर एन क्या होगा, आर एन जाहिर सी बात है बढ़ेगा। जैसे कि एग्जांपल में देखो ये 1 है 2 है, तो 1 में जो रेडियस है छोटा होगा, उससे बड़ा 2 में होगा, इससे बड़ा किस में होगा, 3 में होगा। देख रहे हो ना, बढ़ते जा रहा है। तो n बढ़ेगा तो आर एन बढ़ेगा, अगर n घटेगा तो आर एन भी क्या होगा, घटेगा, जाहिर सी बात है। अब देखो अगर जेड बढ़ेगा, जेड मतलब क्या, एटॉमिक नंबर, तो आर एन क्या होगा, आर एन घट जाएगा, आर एन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पे समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये अगर बढ़ा तो आर एन क्या हो जाएगा, रेडियस जो है घट जाएगा। क्लियर। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि आर एन जो है आर एन 1 डिवाइडेड बाई आर एन 2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बोलो, z2 डिवाइडेड बाई z1। ये फॉर्मूला भी यूज आपको करने को आएगा और हम लोग इस पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। rn1 डिवाइडेड बाई rn2 इक्वल टू क्या होगा, n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर इंटू z2 अपॉन z1। ठीक है, इसके अलावा आपको डायग्राम भी बता देता हूँ एक दो। जैसे कि आपसे पूछ ले, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि आप बताइए ग्राफ बताइए आर एन वर्सेस जेड का ग्राफ बताइए, आर एन वर्सेस एन स्क्वायर का ग्राफ बताइए, आर एन वर्सेस एन स्क्वायर। तो देखता हूँ नीचे तक दिख रहा है कि नहीं। चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब देखो आर एन वर्सेस एन स्क्वायर का ग्राफ बताना है, तो आर एन वर्सेस एन स्क्वायर, आर एन वर्सेस एन स्क्वायर, ये आर एन क्या है बताओ, वाई। ठीक, और ये क्या है, इसको हम लोग एक्स माने, तो ये क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये जो है अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है तो स्ट्रेट लाइन होता है, बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है, यहाँ पे z क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, इसके अलावा एक और ग्राफ हम लोग इसमें बना सकते हैं, दूसरा ग्राफ आर एन वर्सेस एन का ग्राफ, आर एन वर्सेस एन का ग्राफ। अब देखो जब हम लोग यहाँ पे आर एन वाई लेंगे और इसको क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैराबोला, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जिसमें जेड इसमें भी क्या होगा, कांस्टेंट, जेड इसमें भी क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, बेसिक चीज है। अब देखो ध्यान दो इधर, तीसरा एक और ग्राफ बन सकता है, तीसरा एक और ग्राफ बन सकता है। इसमें हम लोग लेने वाले हैं आर एन वर्सेस क्या ले लेंगे बोलो, जेड, 1 अपॉन जेड ले सकते हैं, आर एन वर्सेस 1 अपॉन जेड। अब यहाँ पे एन जो है क्या है, इस वाले ग्राफ में कांस्टेंट है, तो आर एन जो है क्या होगा, वाई, और 1 अपॉन जेड कितना हो जाएगा, एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, जिसमें एन क्या है,
कांस्टेंट है, एन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, काफ़ी महत्वपूर्ण। इसमें मज़ा आता है पढ़ाने में, मुझे भी आपको रियली बताता हूँ, बोहर मॉडल बहुत मज़ा आता है। और बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, मैथमेटिक्स है लेकिन मज़ेदार चीज़ें हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ाने में। बाकी आप लोग भी देखिए आपको मज़ा आता है कि नहीं। चैलेंजिंग चीज़ों में तो मज़ा लेना ही चाहिए, मुझे तो भाई मज़ा आता है कोई भी चैलेंजिंग चीज़ करने में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी चीज़ें आपको बताई गई है उसको अच्छे से डिटेल में एक बार लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वैसे तो टीचर के लिए तो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं तो हम लोग तो इम्पोर्टेंट बोलेंगे ही। जानते हो ना, दुकान में जाओगे तो दुकानदार जैसे कपड़े खरीदने जाते हो तो कपड़ा जो दुकानदार दिखाएगा तो बोलेगा ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, ये बहुत बेहतरीन कपड़ा है, ये भी बेहतरीन है, ये भी बेहतरीन है, वो भी बेहतरीन है। उसके लिए तो सारे बेहतरीन होते हैं। वैसे ही हम लोग टीचर के लिए हर एक टॉपिक बेहतरीन है हमारे लिए, समझ रहे हैं ना। बाकी वैसे आप लोग भी सबको बेहतरीन बनाइए, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, तभी आजकल के ज़माने में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी सिर्फ डोमिनेटिंग नेचर से नहीं होगा, आप लोगों को बहुत अगर कुछ अचीव करना है तो सुपर डोमिनेटिंग बनना पड़ेगा। कोई भी फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा पकड़ अगर होगा तो अच्छा कर सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अभी के दौर में थोड़ा सा जो अभी कंपटीशन है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। पढ़ने वाले बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने वाले कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। अभी का ज़माना ऐसे ही है। और नहीं पढ़ने वाले जाके कमा भी देते हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं। और जो पढ़ लिख लेते हैं उसको सब काम में मन नहीं लगेगा, क्योंकि भाई टाइम दे दिया है पढ़ाई पे। अब उसके अंदर सेल्फ एस्टीम आ जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, जिसके वजह से हर काम कर नहीं सकता है। आप लोग इतने समझदार हो।